नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई दिलचस्प और रोमांचक कहानी में। आज हम लेकर आए हैं द किंग ऑफ डायमेंशंस। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, महसूस कराएगा वो हर जज्बा जो शब्दों में बयां नहीं होता। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में छुपा है वो मोड़ जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं द किंग ऑफ डायमेंशंस, सिर्फ आपके अपने चैनल पर। एपिसोड 66, उड़ते हुए की गिनती। विराज और शौर्य ने हनी से सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। विराज वह इंफॉर्मेशन लेकर सीधे चीफ के पास चला गया। चीफ के ऑफिस में चीफ सारी घटना एकदम शांति से सुन रहे थे। पूरी बात सुनने के बाद वे बोले, ये लड़का ज्वाइन होने से पहले ही अपने स्टाइल में काम करता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सारी इंफॉर्मेशन शौर्य ने उसके दिमाग से निकाली कैसे। तभी विराज बोला, चीफ उस लड़की को होश में लाने से पहले उसने उसके सिर पर हाथ रखकर कोई मंत्र बोला था। उसके बाद तो वह उसे होश में लाकर उससे जानकारी मांगने का नाटक कर रहा था। ऐसा उस वक्त भी हुआ था जब उसने उस आतंकवादी को जानकारी पूछी थी। विराज की बात सुनकर चीफ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोले, विराज तुम्हारा ये भाई बहुत शातिर और चालाक है, साथ ही टेढ़े दिमाग का। वह दुश्मन को तभी तक जिंदा रखता है जब तक उसकी जरूरत होती है। जरूरत खत्म दुश्मन भी खत्म। तुम्हें पता है, उसने मुझे उस पार्क में आते ही पहचान लिया था। उसने मेरी कुंडली निकाली है। अगर मैं कहूं कि इंफॉर्मेशन निकलने में मैं शेर हूं तो वो बब्बर शेर है। साथ ही साथ उसकी कॉम्बैट स्टाइल बेहद खतरनाक है। मैंने उसे प्रैक्टिस करते हुए देखा है। तभी विराज बोला, मैंने उसे हवा में गन निकलते हुए देखा है। पता नहीं वो ये कैसे करता है, मगर बड़ा कूल लगता है। चीफ ने ये सुना तो वह खिसियाकर बोले, हाँ हाँ मुझे पता है, अब उसकी तारीफ करना बंद करो और इस इंफॉर्मेशन की हिसाब से इंटेलिजेंस ब्यूरो को इन्फॉर्म कर दो। ये फिलहाल इंटरनल मैटर है तो रॉ इसमें सीधा पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। यस सर, मैं अभी इस इंफॉर्मेशन को उनके साथ शेयर करता हूँ। पर सर, शौर्य ने मुझे ये इंफॉर्मेशन देने के बाद ये कहा था कि चीफ से कह देना कि ये इंफॉर्मेशन मैंने कॉपी की है। जब चीफ ने ये सुना तो वह अपनी जगह पर मानो जम से गए और हड़बड़ाते हुए बोले, अब क्या करे, ये लड़का अब उन्हें मारने वाला है। विराज, तुम एक काम करो, तुम शौर्य के साथ हमेशा साए की तरह अगले कुछ दिनों तक रहो और अगर वह कुछ करने की सोचे तो मुझे तुरंत अलर्ट कर देना, क्योंकि कुछ लोकेशंस बहुत ही सेंसिटिव है और जैसा शौर्य है वह इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेगा। लगता है ये लड़का ज्वाइन होने से पहले ही मुझे गंजा करके छोड़ेगा। चीफ ने फिर अपने बालों में हाथ फेरा और गहरी सांस लेने लगे। दूसरी तरफ शौर्य इस वक्त डायमेंशन में बैठकर फलों का आनंद ले रहा था। उसकी तलवार रक्त सम्राज्ञी और सिस्टम दोनों भी बाहर आए हुए थे। शौर्य के सामने उसने अपने खजाने से सारे जादुई हथियार और सामान बाहर निकालकर अपने सामने एक लाइन में फैला दिया था। सिस्टम हर उस सामान की जानकारी दे रही थी, लेकिन शौर्य को कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जो उसे एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाने में मदद करे। सारा सामान छान लिया पर उसे ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला। तभी सिस्टम बोली, होस्ट, वैसे तो आप एक जगह से दूसरी जाने के लिए उड़कर जा सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ आपके तलवार पर खड़े होना है और आपकी सवारी रेडी हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन शौर्य ने चौंक कर पूछा और खुद को रक्त सम्राज्ञी के ऊपर खड़ा इमेजिन करने लगा। तभी रक्त सम्राज्ञी ने खुद को एक तलवार में बदल दिया और अपना आकार थोड़ा चौड़ा कर दिया। उसके बाद वह हवा में तैरने लगी। मास्टर, आप कुछ भी गलत सोचते हैं, आपको सिर्फ मेरे तलवार रूप पर खड़ा होना है और मैं आपको जहां जाना है वह लेकर जा सकती हूं। इसके लिए सिर्फ आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। शौर्य ने जब ये सुना तो उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया और वह अपने अजीब से ख्यालों से बाहर आ गया। फिर वह उछलकर तलवार पर खड़ा हो गया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करके तलवार को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। पहले प्रयास में वह कुछ दूरी तक उस और धड़ाम से नीचे गिर गया। उसने फिर कोशिश की और फिर गिर गया। अगले 2 घंटों तक शौर्य बार बार कोशिश कर रहा था और अलग अलग पोजीशन में गिर रहा था। उसकी ये हरकतें सिस्टम दूर से देख रही थी और मन ही मन गुदगुदाकर हंस रही थी। कई सारे प्रयासों के बाद शौर्य आखिर इस काम में सफल हो गया। उसने फिर रफ्तार बढ़ाकर देखा। धीरे धीरे उसने रफ्तार और कंट्रोल दोनों में महारत हासिल कर ली। उसे हवा में उड़ते वक्त बहुत मजा आने लगा। वह हवा में सफर जैसी कलाबाजियां करने लगा और चीख चीख कर चिल्लाने लगा। शौर्य आखिर एक 20 साल के उम्र का लड़का था, तो फिर वह कैसे खुश न होगा इन बातों से। रात को शौर्य डायमेंशन से बाहर आया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में विराज आकर बैठा उसका इंतजार कर रहा था।
शौर्य को देखते ही वह बोला, चीफ ने कहा है कि अगर तुम शिकार पर जाओ तो कुछ सेंसिटिव जगहों पर ज्यादा तबाही मत मचाना। शौर्य ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि शिकार पर खून ज्यादा बहे पर तबाही कम हो। उसके बाद विराज अचानक बोला, कल एक और एजेंट हमें ज्वाइन करने वाली है। पहले तो चीफ ने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा था, पर थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि एक और एजेंट हमें ज्वाइन करने वाली है। शौर्य ने ये सुना तो उसने चौंकते हुए पूछा, करने वाली है मतलब? क्या वह एक लड़की है? विराज ने खुश होते हुए कहा, हाँ, और वो बहुत खूबसूरत है, उस हानि से भी ज्यादा। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये किसी को भी पीट देती है अगर उसका दिमाग खिसक गया हो। शौर्य ने विराज की स्माइल देखी और बोला, तुम उसके बारे में ऐसे बता रहे हो जैसे उसकी पिटाई तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। विराज, जो अभी तक चौड़ी मुस्कान बिखेर रहा था, अचानक चुप हो गया और बोला, ऐसी बात नहीं है, मुझे वो लड़की पसंद है। उसका नाम इशिका जाधव है और वह भी महाराष्ट्र से है। तो तुम अब एक शेरनी से शादी करने वाले हो? महाराष्ट्र की लड़कियां शेरनियों से कम नहीं होती। जरा संभल कर बड़े भाई, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो तुम्हारा शिकार कर ले। शौर्य ने उसे ताना मारते हुए कहा। विराज ने ये सुनकर शौर्य से कहा, हाँ, हम ठहरे आम लोग हो जाएंगे उनके शिकार। हम तुम्हारी तरह थोड़े ही है जो 300 करोड़ की एंगेजमेंट रिंग पहना दे। हम ठहरे सीधे साधे लोग, अगर हमसे कुछ न हुआ तक शिकार ही हो जाएंगे। भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी ने गलत खबर दी है। शौर्य शर्माते हुए बोला। विराज जब ये देखा तो बोला, अरे हम उड़ते हुए की गिनते हैं, तुम तो अभी भी जमीन पर ही हो। शौर्य ने इस बात पर सिर्फ अपना सिर हिलाया और बेमन से मुस्कुराया और मन में बड़बड़ाया, बड़ा आया गिनने वाला, आज रात जो होगा उसके बाद बोलना कि तुम उड़ते हुए की गिन लेते हो। शौर्य ये सोचते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने बेड पर लेट गया। उसकी मुस्कान देखकर विराज भी थोड़ा चकरा गया, फिर अपना सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। आज रात ऐसा क्या करने वाला है शौर्य? क्या शौर्य आज उन सभी ठिकानों को बर्बाद करने वाला है? क्या आज फिर बहेगा खून और गुनगुना आतंकवादियों की चीखें? एपिसोड 67, कयामत की रात। विराज के जाते ही शौर्य की आंखें झट से खुल गई और वह उठकर बैठ गया। उसने सिस्टम से भारत का मैप निकाला और देखने लगा। जहां जहां ये बेस बने थे और आईएसआई के साफे हाउस थे, वो जगह पूरे देश में हर राज्य में थी। इसे देखकर तो शौर्य का सिर भी चकराने लगा। फिर उसने कुछ सोचा और खुद से बड़बड़ाया, इन लोगों ने तो पूरे देश में अपने अड्डे बनाए हैं। ये किसी दीमक की तरह हर राज्य में छिपे हैं। मुझे इन्हें एक ही बार में खत्म करना है, वरना ये लोग अलर्ट हो सकते हैं। वैसे भी कुछ लोगों को अभी तक हनी के मौत का पता चल ही गया होगा। फिर शौर्य ने अपने कमरे की खिड़की खोली और अपनी तलवार को हवा में ऊपर फेंक दिया और उसके पीछे खुद भी छलांग लगाकर बाहर आ गया। उसने तलवार पर पैर रखते ही वह हवा में गायब हो गया। कुछ ऊपर जाने पर वह हवा में रुक गया और बोला, सिस्टम, हम हमारी शुरुआत नीचे से ऊपर की ओर करेंगे, मेरा मतलब है साउथ से नॉर्थ की ओर आएंगे। तो सबसे पहले केरल को झूम इन करो। इतना कहकर शौर्य ने अपनी रफ्तार बहुत तेज कर दी। वह अगले 20 मिनट बाद केरल राज्य के वायनाड जिले के ऊपर पहुंच गया। उसने वहां जाते ही एक पुरानी बिल्डिंग को देखा और अपनी तलवार को हाथ में लेकर सीधा कूद गया। वह लगभग हवा में 500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर था। जब वह नीचे कूदा तो वहां पर की ऊपर की छत टूट गई और एक जोरदार आवाज हुई। सारे आतंकवादी अपनी बंदूक पकड़कर अपनी जगह पर अलर्ट हो गए। तभी उन्होंने एक अजीब सी हंसी सुनी और फिर अचानक उन सब के सामने से एक लाल बिजली जैसी लहर गुजर गई। इसके बाद चर चर की आवाज के साथ लोगों के शरीर कटने लगे। शौर्य ने ऊपरी मंजिल के लोगों को खत्म कर दिया था। उसके बाद वह नीच सीढ़ियों से चलकर आया। उसकी तलवार खून से सनी थी और उसके चेहरे पर एक पागलपन नजर आ रहा था। तभी एक आतंकवादी ने शौर्य पर बंदूक तानकर कहा, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ, वरना हम तुम्हें गोलियों से भून देंगे। शौर्य ने ये सुना तो वो फिर से हंसते हुए आगे बढ़ते रहा। उस आदमी ने भी अपनी बंदूक लोड कर दी और गोलियां चलाने लगा। उस आदमी को देखकर उसके साथियों ने भी गोलियां चलाना शुरू किया। गोलियों की बौछार के बीच शौर्य बिना रुके आगे बढ़ रहा था। जब भी कोई गली शौर्य को लगती तो वह उसे टकराकर दूसरी तरफ निकल जाती। उन लोगों की बंदूकें खाली हो गई, पर एक भी गोली शौर्य को नहीं लगी। वो जहां से चल रहा था वहां फर्श पर गोलियों का ढेर लग गया था। जब वे लोग अपनी बंदूक रिलोड करने लगे तो शौर्य बोला, बेवकूफों, क्या तुमने देखा नहीं कि ये गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो क्यों उसे वेस्ट कर रहे हो? अब एक काम करो, कोई बम वगैरह होगा तो फिर से ट्राई करो। उसकी बात खत्म होते ही एक आतंकवादी ने कमर में लगा हुए ग्रेनेड पिन निकालकर फेंक दिया। शौर्य ने उसे तुरंत कैच कर लिया और उनके भीड़ की तरफ फेंक दिया।
ये इतना तेजी से हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला और फिर बूम की आवाज के साथ एक धमाका हुआ। एक ही बार में 20 से भी ज्यादा लोग मरे गए थे। इस बम की वजह से उनके पास रखे बम भी एक के बाद एक फटने लगे। पूरी दूसरी मंजिल खून और लाशों के टुकड़ों से भर चुकी थी। वह दृश्य बहुत ही डरावना था। शौर्य दूसरी मंजिल साफ कर दी और वो पहली मंजिल पर पहुंच गया। यहां पर भी बहुत सारे लोग हथियार लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। शौर्य ये देखा और एक आतंकवादी को देखकर मुस्कुराया जिसने हाथ में रॉकेट लॉन्चर पकड़ा हुआ था। फिर बोला, क्या तेरा ये खिलौना सिर्फ दिखाने के लिए है क्या? जरा चलाओ तो सही। उस आतंकवादी ने लॉन्चर का बटन दबा दिया और एक बम का गोला शौर्य की तरफ तेजी से आया। शौर्य ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे वापस मोड़ दिया। वह गोला घूमकर उन आतंकवादियों के झुंड में चला गया और एक धमाके के साथ फट गया। कुछ ही देर में पहली मंजिल खाली हो चुकी थी। फिर शौर्य ने देखा कि एक कोने में एक लंबी और पावरफुल दिखने वाली स्नाइपर राइफल थी। शौर्य ने उसे उठाया और उसके पास रखा बॉक्स जो उसकी गोलियों से भरा था उसे भी साथ में ले लिया। उन सभी चीजों को स्टोरेज रिंग में डालकर शौर्य निचले मंजिल पर आ गया। इस जगह सारे आतंकवादी पूरे मैदान में फैल गए थे। कुछ लोग पास वाले पेड़ों पर बैठे थे तो कुछ लोग मैदान में शौर्य को निशाना साधे हुए खड़े थे। शौर्य ने भी अपनी तलवार अंदर रख दी और अपनी इटालियन मेड गन निकाली। उसने बिना कुछ कहे उन लोगों पर सीधा गोलियां चलाना शुरू किया। शौर्य का निशाना इतना सटीक था कि उसकी हर एक गोली आतंकवादियों के सिर के आर पार जा रही थी। शौर्य उन सभी को ठोकते हुए आगे बढ़ रहा था और हर कुछ समय बाद बोल रहा था, पट से हेडशॉट। शौर्य की तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शौर्य ने सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा और फिर अपने तलवार पर खड़े होकर आगे निकल गया। ये सब उसे खत्म करने में 5 मिनट से कम समय लगा था। उसके बाद वह आसपास वाले हर ठिकाने पर गया और वहीं किया। लेकिन इस बार शौर्य ने सिर्फ लोगों को मारा और इन्फॉर्मेशन लेकर वहां से चला जा रहा था। रात के 2 बजे तक उसने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक इन सभी राज्यों की सफाई कर दी थी। जब शौर्य महाराष्ट्र में पहुंचा तो उसने सबसे पहले मुंबई और थाने के आसपास के बेस खत्म किए। इसके बाद वह छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी जगह गया जहां नक्सलाइट और आतंकवादी उसे दोनों मिले। शौर्य ने उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद वह ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बाद में पूर्वोत्तर राज्यों में चला गया। जब वह असम पहुंचा तो उसने यहां पर हर गांव में एक आतंकवादी बेस पाया। शौर्य ने इसे भी बड़ी तेजी से साफ कर दिया। उसके बाद उसने पैर 7 सिस्टर्स को खाली कर दिया। जब शौर्य वापस बिहार पहुंचा तब तक रात के 4 बज चुके थे। शौर्य तुरंत अपने काम पर लग गया और अपनी सफाई तेज करी। आधे घंटे में पूरा बिहार साफ हो चुका था। उसके बाद उसने झारखंड में एंट्री मारी। इसे बाद में लिया क्योंकि यहां पर सिर्फ कुछ ही बेस बने थे जिन्हें शौर्य ने 20 मिनटों में खत्म कर दिया। उसके बाद अब शौर्य पहुंच गया था देश के सबसे बड़े राज्य में, वह था उत्तर प्रदेश। ये राज्य हमेशा आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सुर्खियों में रहा था। शौर्य अंदर जाते ही हर उस बेस को इस तरह तबाह किया कि उस बेस की दीवारें वहां पर हुए तबाही की साक्षी बन गए। सारे बेस खून से रंग दिए गए थे। उसके बाद वह मध्य प्रदेश पहुंचा और फिर वहीं तबाही शुरू कर दी। अब तक लोगों की चहल पहल बढ़ गई थी तो मुठभेड़ में लोगों की चीखें बाहर तक सुनाई देने लगी। लेकिन जब लोग वहां पर पहुंचे तो उन्हें यहां पर कटी फटी लाशें मिली। जब शौर्य राजस्थान के बॉर्डर एरिया तक पहुंच गया था तब तक सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी। सुबह 5 बजे ही विराज ने शौर्य के अनुपस्थिति के बारे में चीफ को बता दिया था। जब तक वे उसे इंटरसेप्ट कर पाते शौर्य राजस्थान में पहुंच गया था। यहां पर तो तबाही ऐसी थी कि बेस के आसपास की रेत भी लाल हो गई थी। ये सब करने के बाद शौर्य ने उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया और बॉर्डर पर खड़े रहकर पाकिस्तान को एक बार ध्यान से देखा और बड़बड़ाया, बस कुछ दिन और जब मैं डिपार्टमेंट में आऊंगा तो तुम लोगों के यहाँ मैं खून की होली खेलूंगा। इस समय शौर्य खून से नहा चुका था। वह पूरी तरह थक चुका था। उसने तलवार का आकार बढ़ाया और उसी पर लेट गया और वापस चलने को बोलकर सो गया। उसके तलवार ने भी उसे सोने दिया और वापस मुड़ गई। शौर्य अगले 2 घंटों तक सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को द्वारिका के समंदर के ऊपर पाया। क्या सही पंजाब, हरियाणा और कश्मीर जाएगा या फिर उन राज्यों को छोड़ देगा? क्या चीफ इस बात पर कुछ एक्शन लेंगे? क्या ये खूनी खेल शौर्य रोकेगा या फिर वह ऐसे ही लोगों को मरते रहेगा? अब क्या होगा आगे? एपिसोड 68 वो मैं नहीं था। शौर्य अभी तलवार पर पालथी मारकर बैठा था और नई सुबह का आनंद ले रहा था। इस वक्त उसकी तलवार बादलों में खड़ी थी। कुछ देर तक वहां आराम करने के बाद शौर्य ने सीधा समुद्र में डाइव मार दी।
कुछ देर तक खुद को समुद्र के पानी से साफ करने के बाद उसने देखा कि उसका शरीर अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। उसके बाद उसने अपने जादुई कपड़े को अपने मन से स्पोर्ट्स वेयर में बदल दिया और द्वारिका में एक सुनसान जगह उतर गया। उतरते ही वह सीधा दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आ गया। उसने घर पर आते ही देखा कि सिया तैयार होकर बैठी थी। उसका मुंह थोड़ा फूला हुआ था। शौर्य ने उसे ऐसे देखा तो वह बोला, आज घर की सारी गोलमटोल चीजें तुम्हारे गाल में क्यों घुसी है? क्या हुआ मैडम को कि आज इतना उदास लग रही है? सिया ने शौर्य को देखकर चिढ़ते हुए कहा, गुस्सा नहीं हूं तो क्या करूं, आप सुबह सुबह यहां से चले गए और आज इतनी देर से लौटे। मैं आज कॉलेज जल्दी खत्म करके रक्षाबंधन के शॉपिंग के लिए जाने वाली थी, लेकिन आप हो कि जिसे कुछ मालूम ही नहीं, अपने ही दुनिया में रहते हो। उसकी क्यूट सी आवाज में जो उसके लिए तकरार थी उसे सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, अरे बहना, किसने कहा हमें देर हो गई है? तुम गाड़ी तक पहुंचो, मैं तुरंत आ रहा हूं। इतना कहकर शौर्य अपने कमरे में चला गया। वहां उसने विराज को देखा तो कहा, अभी कोई सवाल नहीं, सिया को देर हो रही है। मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बात करूंगा, जल्दी से नीचे गाड़ी तक चलो। अपनी गाड़ी की चाबी विराज को देकर शौर्य बाथरूम में चला गया। उसने आते ही पानी को कंट्रोल किया और खुद को अखी बार में नहलाया और वह बाहर आ गया। उसने तुरंत अपने कैजुअल कपड़े पहने और वह उछलते कूदते घर से बाहर आ गया। सामने सिया और विराज गाड़ी के पास खड़े थे। शौर्य ने गाड़ी स्टॉप की और तुरंत गाड़ी को तेज भगाकर वह कॉलेज पहुंच गया। सिया को कॉलेज में छोड़ने के बाद वह विराज को लेकर सामने वाले एक छोटे से कैंटीन पर ले गया। इस जगह कॉलेज के लड़के लड़कियां सिगरेट पीने आते थे। ज्यादातर शौर्य ऐसी जगहों पर जाने से खुद को रोकता था, मगर आज विराज सुबह से उसे ढेर सारे सवालों के साथ देख रहा था। उसकी नजरें शौर्य को बहुत परेशान कर रही थी। कैंटीन में पहुंचते ही शौर्य ने विराज से पूछा, हाँ अब पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? विराज तपाक से बोला, तुम सुबह से कहाँ गायब थे? शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज करने बाहर गया था। उसके बाद आज मुझे द्रव तत्व की साधना करनी थी तो मैं समुद्र में तैरते हुए अंदर तक गया था। जब मैं पानी से बाहर आया तो मुझे पता चला कि मुझे देर हो गई है। लेकिन क्या बात है जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? विराज ये बात सुनकर लगभग कन्विंस हो गया था तो बोला, कल रात पूरे देश में बहुत बड़ी हलचल हुई है। कोई एक इंसान या कोई पूरा ग्रुप, पता नहीं कौन है, पर उन्होंने उन हर जगहों पर हमला किया जहां पर की लोकेशन तुमने हमें दी थी। आखिरी हमला सुबह 6 बजे राजस्थान राज्य में हुआ था। ओह, तो ऐसा हुआ है। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वैसे चीफ ने क्या कहा? शौर्य ने अपनी एक्टिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए पूछा। इस बात पर विराज बोला, चीफ क्या बोलेंगे, इस बार एक भी लाश हमें पूरी नहीं मिली। हर किसी के इतने टुकड़े कर दिए हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल है। साथ ही साथ उस जगह का नज़ारा इतना भयावह है कि कई राज्यों की फॉरेंसिक टीम भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। शौर्य ने जब ये सुना तो वह कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है इस घटना के बाद बचे हुए राज्यों के लोग भी सतर्क हो जाएंगे। उन लोगों को अब बचे हुए राज्यों को भी निपटाना पड़ेगा। विराज ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और फिर तुरंत चौंक गया और बोला, तुम्हें कैसे पता कि कुछ राज्य बचे हुए हैं? शौर्य तुरंत समझ गया कि वह बातों ही बातों में फंस गया है। इस समय उसके सामने एक रॉ एजेंट बैठा हुआ था। शौर्य ने अपना सिर खुजाया और बोला, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। तुम्हारी जानकारी के मुताबिक उसने अपनी शुरुआत दक्षिण दिशा से की थी। जब तुमने आखिरी हमला राजस्थान में हुआ है बताया तो मैं समझ गया कि कुछ राज्य अभी बचे होंगे। शौर्य का एक्सप्लेनेशन विराज के पल्ले नहीं पड़ रहा था, तो शौर्य आगे बोला, भाई क्या आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मेरे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो आवाज से भी 10 गुना तेज उड़ती हो, तो मैं खुद उन पर हमला कैसे कर सकता हूँ? विराज ने शौर्य की मासूम शक्ल को देखा और बोला, उन 3 लोगों को मारने के बाद भी तुमने ऐसी ही शक्ल बनाई थी। मुझे अब तो पूरा यकीन है कि इस हमले के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। तभी शौर्य लाचारी से मुस्कुराया और बोला, ये सारी घटनाएं पूरे देश भर में एक ही रात में हुई थी। क्या तुम्हें लगता मैं अकेला पूरे देश भर में एक रात में घूम सकता हूँ? विराज ने भी इस बात पर कुछ सोचा और बोला, तुम्हारी कोई अपनी टीम हो सकती है। शौर्य इस बात पर चौंक गया और बोला, मैं पूरी रात अपने कमरे में घोड़े बेचकर सोया था, तो मैं यहाँ से बाहर कब गया? रही बात मेरी कोई टीम होने की, तो ये संभव नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ एक बार मुंबई गया, इसके अलावा एक बार अहमदाबाद गया हूँ। दोनों बार का कारण तुम्हें अच्छे से पता है और मुझे किसी को मारने के लिए टीम की जरूरत नहीं पड़ती, तो तुम मुझ पे अब शक मत करना। विराज शौर्य का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद बोला, नेचुरली ऐसा होना नामुमकिन है, पर जैसी तुम्हारी हरकतें हैं वो कहाँ नेचर के हिसाब से सही है।
तुम खुद एक मायावी इंसान हो तो तुम्हारे लिए ऐसा करना कहाँ मुश्किल होगा। शौर्य ने अपना सिर पीटने की एक्टिंग की और कठोर आवाज में बोला, तुम्हें जो भी सही लगे तुम समझ सकते हो, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि वो मैं नहीं था। अगर मराठी में कहूं तो मी नवे। तभी शौर्य का फोन बजा तो उसने उससे देखकर कहा, बड़े भाई आप कुछ भी कहो, लेकिन अब मुझे जाना होगा, सिया मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जा रही है। ये मेरा और उसका पहला रक्षाबंधन है। इतना कहकर शौर्य उस कैंटीन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही विराज ने चीफ को फोन लगाया और बोला, चीफ मुझे पूरा यकीन है कि ये सब शौर्य ने ही किया है, पर वह मान नहीं रहा। अब मुझे लगता है कि उसका अगला निशाना बचे हुए राज्य होंगे, तो हमें भी उन जगहों पर सर्विलांस बढ़ाना चाहिए ताकि हम इसे रंगे हाथ पकड़ सके। दूसरी तरफ से चीफ की आवाज आई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उन आतंकवादियों ने एक गलत दम से पंगा ले लिया है। अगर वह चुप रहते तो उनका इतना नुकसान नहीं होता। दूसरी तरफ कश्मीर की घनी वादियों में एक पुराने मंदिर जैसे दिखने वाले खंडहर में एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी जो अपनी हाथ में एक मोतियों की माला पकड़कर बैठा था। उसके आंखों में गुस्सा और हार दोनों दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई माला को तोड़ दिया और झल्लाकर बोला, मेरे मंसूबे तुमने भले ही नाकाम कर दिए होंगे, पर मैं मुल्ला अमीनी अब भी जिंदा हूं। मैं उस कातिल को ढूंढ कर निकालूंगा और इसे जहनुम भेजूंगा। गजवा हिंद होकर रहेगा। जाओ जाकर सभी मुजाहिदों को बोल दो कि अब आर पार की लड़ाई करेंगे, सभी तैयारियों में लग जाओ। वहीं दूसरी ओर हनी की मौत की खबर पाकिस्तान पहुंच चुकी थी, साथ ही साथ उनके सारे एजेंट्स का एक रात में सफाया हो चुका था। पाकिस्तानी आर्मी के जनरल आज बड़ी सोच में डूबे हुए थे। ऐसा कैसे हुआ और किसने किया? तभी जनरल का पहने बजता है और उससे आवाज आती है, रॉ को शक है कि ये उनके एक नए एजेंट ने अकेले किया है। वह कौन है और कहां से है, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। उसके बारे में अगर मुझे कुछ पता चलता है तो जल्दी आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा होगी। इतना कहकर दूसरी तरफ से फोन कट गया। जनरल ने अपने साथियों को देखा और कहा, अब हमारे सिर्फ पंजाब, हरियाणा और कश्मीर के बेस बचे हैं, लेकिन कब तक इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए तुरंत उन्हें अलर्ट कर दो और वो जगह खाली करने बोल दो। इधर भारत में भी सीडीएस चीफ और तीनों दलों के प्रमुख प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में आईबी चीफ और रॉ चीफ भी शामिल थे। इस मीटिंग का मैं एजेंडा इस हमलावर की पहचान करना था। तभी रॉ चीफ ने सभी को देखते हुए कहा, ये बात मैं दवे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन इसके पीछे शौर्य का हाथ हो सकता है। वह एक साधक है और वो भी सबसे कम उम्र का साधक। रही बात उस पर मुझे शक होने की, तो इन सारे बेस की जानकारी कल उसने उस लड़की से निकली थी, वो भी सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखकर। अगर वह ये कर सकता है तो वो उन लोगों को ढूंढकर खत्म भी कर सकता है। उसकी पुष्टि इस वीडियो से हो जाएगी। इतना कहकर रॉ चीफ ने शौर्य का वह अहमदाबाद वाला वीडियो प्ले किया। इस वीडियो की लेंथ सिर्फ 5 सेकंड्स की थी, लेकिन इसे स्लो मोशन में कैप्चर करके 2 मिनट की बनाई थी। इस वीडियो में उन्होंने देखा कि शौर्य एकदम बयान तरीके से उन लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। इस वीडियो को इस बार सभी ने बड़े ध्यान से देखा और प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखने लगे। प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। फिर उन्होंने रॉ चीफ को देखकर कहा, लड़का काफी दमदार है, इसे तुरंत फोर्स में शामिल कर लो। रही बात यहां मरे लोगों की, तो मीडिया से कह देना ये एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑपरेशन था और मरे हुए सारे लोग आतंकवादी और आईएसआई एजेंट थे जो देश में बड़ा हमला करने वाले थे। प्राइम मिनिस्टर फिर रुके और बोले, अगर कोई कहे कि ये लोग मासूम थे, भटके हुए थे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मीडिया में रिलीज कर देना, और जो पॉलिटिशियन इन लोगों से रिलेटेड थे उन्हें भी आगाह कर देना कि अगली बारी उनकी हो सकती है। इतना कहकर प्राइम मिनिस्टर वहां से मुस्कुराते हुए चले गए। अब क्या होगा आगे? क्या शौर्य सच में इन सरकारी लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा, या शौर्य फिर भी अपनी मनमाने तरीके से काम करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। एपिसोड 69, धोखेबाज एक्स गर्लफ्रेंड। दूसरी तरफ दोपहर को शौर्य सिया को लेकर शॉपिंग करने चला गया। इस वक्त सिया ने शौर्य और अपने लिए ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े खरीदे और सारा बिल शौर्य के नाम पर फाड़ दिया। उसके बाद वह ज्वेलरी शॉप में चली गई और शौर्य के लिए अच्छी राखी ढूंढने लगी, मगर उसे उसके पसंद की राखी नहीं मिली। उसी वक्त मॉल में 2 लोग अंदर आ गए और शौर्य और सिया के पास जाकर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, अरे ये तो वही फटीचर शौर्य है ना, जो अग्निहोत्री खानदान का होकर भी उनका नहीं है। आज यहाँ क्या इस लड़की को ज्वेलरी शॉप दिखाने लेकर आया है क्या? शौर्य ने जब अपना सिर उठाकर इन दोनों को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। ये दोनों कोई और नहीं उसके कॉलेज के क्लासमेट थे, निशा रस्तोगी और विनीत चौहान।
शौर्य जब कॉलेज में था तो वह निशा को बहुत पसंद करता था। एक दिन निशा ने एक शर्त के चलते शौर्य को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। सीधा साधा शौर्य उसकी इस चाल को समझ नहीं पाया और उसने उसके लिए बहुत कुछ किया। पर एक महीने बाद उसे विनीत ने अपनी पार्टी में बुलाया और शौर्य के सामने ही उसने निशा को किस करते हुए शौर्य को अपमानित किया था। उसके बाद विनीत और उसके दोस्तों ने शौर्य को धक्के मारकर बाहर निकल दिया था। शौर्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आए और उसने विनीत को चिढ़ाते हुए कहा, अरे तुम तो वही हो न जिसने मेरी छोड़ी हुई गर्लफ्रेंड को अपना बना लिया। पता नहीं इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो किसी का जूठा उठाकर बड़े शान से घूमते हैं। शौर्य का ताना इतना कड़वा था कि निशा खुद शर्म से लाल हो गई और विनीत गुस्से से तनतनते बोला, दो कौड़ी के आदमी तेरी हिम्मत कैसे हुए मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे बोलने की, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तभी शौर्य आगे बोला, हे भगवान मैंने सुना था कि सच कड़वा होता है, आज देख भी लिया, चलो कोई न ये तो कुछ लोगों के शौक की बात होती है। तभी निशा बोली, शौर्य अपनी औकात में रहो, भूलो मत तुम भले ही अग्निहोत्री फैमिली से हो लेकिन तुम्हारी औकात उस घर में कुत्ते से भी बदतर है। अगर मैंने अपने डैड को बताया तो वो तुम्हें सीधा अंदर डाल देंगे। तभी शौर्य व्यंग से मुस्कुराया और डरते हुए बोला, ओह माँ माताजी, मैं तो डर गया, मुझे कोई तो इस लड़की से बचा लो वरना ये अपने बाप को कहकर अंदर डाल देगी। अचानक शौर्य की आवाज बदल गई और उसने लगभग चिल्लाते हुए उससे कहा, तेरे बाप की इतनी औकात नहीं कि वह मुझे छू भी सके, अगर यकीन न हो तो उसे तू खुद फोन करके बोल देना कि शौर्य उन्हें ये सब कह रहा था। फिर देखना तेरा टकला बाप क्या बोलता है। और हाँ तुम अपनी औकात में रहा करो वरना कहीं लेने के देने न पड़ जाए। तुम जो कमिश्नर की बेटी होने का घमंड करती हो न उसे अपने बाप के सामने दिखाया करो, मुझे नहीं। तभी विनीत जो इतनी देर से शौर्य की अपमानजनक बातें सुन रहा था वह अपने आप को रोक नहीं पाया और शौर्य पर एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी उसके पैर से क्रैक की आवाज आए और वह जमीन पर गिर गया। जब विनीत ने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके राइट लेग के घुटने के नीचे का हिस्सा टूट चुका था और वो भी इतनी बुरी तरह से कि उसकी हड्डी तक बाहर आ गई थी। जब विनीत को दर्द का एहसास हुआ तो वह किसी कटने वाले सूअर की तरह चीखे जा रहा था। शोरूम का मैनेजर जो इस वाकये को दूर खड़े रहकर देख रहा था वह दौड़कर आया और बोला, ये प्रॉपर्टी रायजादा फैमिली की है और यहाँ आकर फाइट करना अलाउड नहीं है। आपने हमारे शोरूम का रूल तोड़ा है इसीलिए आपको हमें फाइन देना होगा। जब शौर्य ने रायजादा फैमिली का नाम सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने उस मैनेजर को गुस्से से एक जोरदार पंच उसके पेट में मार दिया। उसके एक पंच से ही मैनेजर के सारे इंटरनल ऑर्गेन्स हिल गए और उसने खून की उल्टियां कर दी। शौर्य उस मैनेजर के सामने झुका और बोला, तेरे मालिक नितिन रायजादा को फोन कर और उसे बोलना कि शौर्य यहाँ उसका इंतजार कर रहा है। अगर वह अगले 10 मिनट में नहीं आया तो मैं एक एक करके सारे स्टाफ के हाथ पैर तोड़ना शुरू कर दूंगा। इतना कहकर शौर्य फिर विनीत को देखकर बोला, क्यों बे छुछुंदर, तू बहुत उड़ रहा था ना, अब उड़ के दिखा, मेरा मतलब है सीधे खड़े होकर तो दिखा। कभी भी खुद को इतना बड़ा भी मत समझना कि कोई दीमक तुम्हें अंदर से खोखला कर दे। इस वक्त मैं वो दीमक हूं जिसने तुम्हें खत्म कर दिया क्योंकि तू खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था। फिर शौर्य ने एक चेक खींची और सिया को बिठाते हुए बोला, ये शोरूम तुम्हारे मामा का है तो तुम्हें जो चाहिए वो ले सकती हो, वो डेढ़ पसली तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। सिया ने जब ये सुना तो वह समझ गई कि आज उसका मामा एक तो शौर्य के हाथों मारा जाएगा या अपाहिज हो जाएगा। 10 मिनट पूरे होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाकी थे, ये देखकर मैनेजर की हालत खराब हो रही थी। तभी शौर्य एक स्टाफ मेंबर की ओर मुड़ा और उसके पास जाने लगा। तभी शोरूम के दरवाजे पर एक हौंफते हुए आदमी की आवाज सुनाई दी, शौर्य रुक जाओ, ऐसा करने की सोचना भी मत वरना। तभी शौर्य तेजी से मुड़ा और उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर बोला, वरना क्या? अबे बोलना साले, वरना तू क्या करेगा? इतना बोलते हुए शौर्य उसके सामने खड़े हो गया और उसके ऊपर चढ़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। नितिन ने खुद की थकान को काबू करते हुए कहा, मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें अंदर करवा दूंगा। ओह अच्छा, क्रैक, खच खच, बूम। शौर्य ने इतना कहकर नितिन का राइट हैंड झटके से मरोड़ दिया जिस वजह से उसकी हड्डी टूटी और फिर उसका हाथ कंधे से उखाड़ दिया। एक जोरदार चीख के साथ नितिन जमीन पर बैठ गया। उसके घाव से खून बह रहा था और साथ ही साथ उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। तभी शौर्य उसकी ओर देखकर बोला, तुझे तो याद है न वो रात जिस दिन तूने मुझे मारने के लिए अपनी बहन के साथ मिलकर मुझे प्यार से अपने घर बुलाया और मुझे उस स्विमिंग पूल में धकेल दिया, पर तुझे ये पता नहीं था कि मैं तैरना जानता था। तेरा वह प्लान फेल हो गया। उसके बाद तूने जहर वाले कांड में भी हिस्सा लिया था ना, तो तुझे मैं अब कैसे जिंदा छोड़ दूं जिसने मुझे दो बार मारने की कोशिश की थी।
इतना कहकर शौर्य ने उसके मुंह में एक नीले रंग की गोली डाल दी। गोली अंदर जाते ही उसके मुंह में घुल गई और नितिन का शरीर धीरे धीरे नीला हो गया। फिर शौर्य ने निशा से पूछा, क्या तेरा बाप आज तुझे बचाने आने वाला है या नहीं, या मैं तेरा भी नक्शा बिगाड़ दूं? इस वक्त निशा, जिसने शौर्य की हैवानियत देखी थी, वह अब डर के मारे कांपने लगी थी। उसने पहले ही अपने पिता को फोन किया था, लेकिन उन्होंने उसे ही अनाप शनाप बोलकर शौर्य से माफी मांगने की हिदायत दे डाली थी। निशा डरते हुए शौर्य के सामने अपने घुटने पर बैठी और माफी मांगते हुए बोली, शौर्य मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। इसके बाद मैं तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। ये अच्छी बात बोली तुमने, अब दफा हो जाओ यहाँ से और कोशिश करना कि अपनी अकड़ अपने घर में रखकर आना और इस छुछुंदर को उठाकर ले जाओ। इतना कहकर शौर्य नितिन को देखने लगा और बोला, सुन बे डेढ़ पसली, तेरे मुंह में मैंने एक जहर की गोली डाली है। अगले कुछ दिनों में तू भगवान को प्यारा हो जाएगा। अगर तुझमें इतना दम है तो जाकर पुलिस में मेरे नाम से कंप्लेंट कर देना, जरा मैं भी देखूं कि कौन सा पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करने आने वाला है। उसके बाद शौर्य मैनेजर के पास गया और नीचे झुककर बोला, रायजादा फैमिली लूटने के लिए बैठी है और तू उनका कुत्ता। उनकी बात मानकर कितने गरीबों को फंसा चुका होगा, इसका तो मैं अंदाजा भी नहीं लगाना चाहता। अब तू भी जिंदगी भर इस दर्द को साथ लेकर जिएगा और कोई गलत बात करते वक्त ये दर्द याद रखना। इतना कहकर शौर्य ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने खजाने से एक सोने की राखी, जो एक नीले रंग के रत्न से जड़ी हुई थी, सिया को दे दी और बोला, ये राखी तुम मुझे बांध सकती हो। सिया ने वह राखी चुपचाप ले ली और वे दोनों शोरूम से बाहर निकल गए। अब क्या होगा आगे? क्या रागिनी इस बात पर शौर्य से नाराज हो जाएगी? क्या रायजादा परिवार शौर्य के खिलाफ कोई कंप्लेन करेगा? क्या आज रात फिर शौर्य शिकार पर जाने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एपिसोड 70, वो मेरा बेटा है। शौर्य आज बड़े अच्छे मूड में था। उसने अपने बचपन का बदला आज ले लिया था। उसने आज नितिन को जहर दिया था, साथ ही उसका पूरा हाथ धड़ से अलग कर दिया था। दूसरी तरफ 3 पेशेंट मेट्रो हॉस्पिटल में एक ही समय लाए गए थे। तीनों की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर्स ने 3 अलग अलग टीमें बनाई और इस इमरजेंसी में इन सभी को ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए। बाहर रायजादा फैमिली के हेड वनराज रायजादा बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने अपना फोन निकाला और रागिनी को फोन लगा दिया और गुस्से से बोला, अभी के अभी मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचो, तुम्हारी उस औलाद ने तुम्हारे भाई को जहर दिया है और उसका एक हाथ उखाड़ दिया है। जब रागिनी ने ये बात सुनी तो वह सन रह गई। उसने तुरंत फोन काट दिया और फिर दुष्यंत को फोन लगा दिया। उसने सारी बात दुष्यंत को बता दी। फिर कुछ ही देर बाद दोनों मेट्रो हॉस्पिटल में पहुंच गए। उन्हें देखकर वनराज झल्लाते हुए बोला, वो तुम्हारी नाकारा औलाद इतनी जालिम हो चुकी है कि उसने मेरे बेटे को जहर दे दिया और उसका एक हाथ उखाड़ कर फेंक दिया है। मुझे इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए। तभी रागिनी अपना सिर उठाकर बोली, इसमें आपके बेटे की ही गलती है। आपके बेटे ने उसे 2 बार जान से मारने की कोशिश की थी तो उसने सिर्फ उसका हाथ उखाड़कर उस पर दया ही दिखाई है। शुक्र मनाओ कि उसने इसे जान से नहीं मारा। जब वनराज ने रागिनी के मुंह से ये बात सुनी तो वह और गुस्सा हो गया और बोला, तुम भूल गई क्या, वह तुम्हारा भाई है और ये सब उसने तुम्हारे लिए ही किया था। और आप भूल रहे हैं कि वो लड़का मेरा बेटा है। उसे नकारा कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? रागिनी ने तुरंत अपने पिता को पलटकर जवाब दिया। ये बात सुनकर वनराज हंसकर बोला, अब तुम्हें याद आया कि वह तुम्हारा बेटा है। तब तुम कहाँ थी जब तुम खुद उसे मारने के लिए अपने भाई के साथ मिलकर उसे डूबा रही थी? तब तुम्हारे अंदर की मां मर गई थी क्या, जो अब तुम उसे बेटा कह रही हो? ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। वनराज की धमकी सुनकर दुष्यंत भी द्वेष से बोला, अगर आपने कुछ भी नीच हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे ससुर हो। एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे ने उसे मारा है तो वह उसका अधिकार था, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया था। तभी एक आवाज पीछे से आई, अरे ओ बीवी के गुलाम, ज्यादा फड़फड़ मत कर। तुझे इज्जत से कह रहा हूं कि अपने बेटे को मेरे हवाले कर दे, वरना इसका खामियाजा पूरा अग्निहोत्री परिवार भुगतेगा। जब सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया ये विनीत का पिता वीरेंद्र चौहान था। उसका पहनावा एक राजसी परिवार के सदस्य जैसा लग रहा था। वीरेंद्र चौहान रॉयल फैमिली से था और चौहान रॉयल फैमिली का पूरे द्वारिका जिले के साथ साथ राजकोट, जामनगर और पोरबंदर जिलों में भी वर्चस्व था। पूरे गुजरात में इस रॉयल फैमिली से कोई पंगा नहीं ले सकता था। इनके परिवार के सदस्य हर सेक्टर में आगे थे, यहां तक कि वीरेंद्र का बड़ा भाई दुष्यंत का बॉस और राज्य का मुख्य सचिव था।
वीरेंद्र के सामने आते ही दुष्यंत ने थोड़ा सोचकर कहा, पहले तो तमीज से बात करो, तुम रॉयल फैमिली से हो, इसका मतलब हम अग्निहोत्री भी तुमसे कम है क्या? और रही बात मेरे बेटे की, अगर तुझ में दम है तो उसे खुद क्यों नहीं बुलाते? दुष्यंत की बात सुनकर वीरेंद्र और अधिक गुस्सा हो गया और बोला, तेरे बेटे ने मेरे बेटे की जो हालत की है उसके लिए मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा बेटा तो अब नहीं बचेगा। दुष्यंत ये बात सुनकर बोला, जिसकी मौत नजदीक होती है वे लोग अक्सर मेरे बेटे के पीछे पड़ते हैं और अपना टिकट तत्काल में बुक करवा लेते हैं। तभी वनराज बोला, दुष्यंत तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने बेटे की गलती को इतना ग्लोरीफाई करते वक्त। तुम्हारा बेटा इस बात के लायक नहीं है। मैं खुद उसे यहाँ पकड़ कर लाऊंगा और उससे अपने बेटे को बचाऊंगा। तभी रागिनी बोली, अगर अपने जन्मदिन से पहले ही मरना चाहते हो तो बता दूं, शौर्य ने मुझे पहले ही बताया था कि वह आपका जन्मदिन आपका मृत्युदिन बनाने वाला है, इसीलिए जरा सोच समझकर उसके पास जाना। रागिनी की और दुष्यंत की बातें इतनी देर से सुन रही रागिनी की मां अचानक बोली, रागिनी तुम भूल रही हो कि इस सारी परेशान की जड़ तुम खुद हो। तुमने उसे त्यागने का निर्णय लिया था, इस बात पर मेरे परिवार ने तुम्हारा साथ दिया था और आज तुम उसी लड़के की साइड लेकर अपने परिवार को गुनाहगार बता रही हो। ये बात ठीक नहीं है रागिनी, तुम पहले ऐसी कभी नहीं थी। रागिनी अपनी मां को देखकर बोली, मैं मानती हूं कि वह मेरी गलती थी, पर आप मेरे परिवार वाले तो जानते थे ना कि मैं जो भी कर रही थी वह गलत था, लेकिन आपने फिर भी मेरा साथ दिया, इसका मतलब आप भी नहीं चाहते थे कि मुझे अपने बेटे का प्यार मिले। आज मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, मगर अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं उसके लिए किसी से भी लड़ जाऊंगी, पर इस बार उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। तभी वीरेंद्र तालियां बजाते हुए बोला, वाह क्या प्यार है इस अनोखी माँ का, जो पहले बेटे को दूर करती है और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसे पास बुलाने जाती है। अब मैं समझा तुम्हारी औलाद में वे संस्कार क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास कभी माँ थी ही नहीं जो उसे अच्छे संस्कार दे सके। ऐसी औरत की औलाद तो ऐसी ही होगी। वीरेंद्र की ये बात कांटे की तरह दुष्यंत और रागिनी को चुभ रही थी, मगर इस बार वह कुछ नहीं बोल पाए। तभी वीरेंद्र ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करके बोला, मुझे अगले आधे घंटे में शौर्य अग्निहोत्री यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल में चाहिए। अपनी बात कहकर वीरेंद्र ने फोन काट दिया और कुटिलता से मुस्कुराते हुए दुष्यंत को देखने लगा। इस वक्त दुष्यंत भी मुस्कुराया और बोला, अपने आदमियों से कह देना कि उसे पकड़ने जाने से पहले अपना लाइफ इंश्योरेंस बना ले, क्योंकि उनका जिंदा रहना मुश्किल है। इधर अस्पताल में दो परिवार एक तरफ थे और रागिनी दुष्यंत एक तरफ थे। दूसरी ओर जिसने ये सब किया था वह अपने घर पर आराम फरमा रहा था। आज की शॉपिंग बहुत थका देने वाली थी, साथ ही साथ थोड़ा सुकून देने वाली भी थी। शौर्य ने कुछ देर बैठकर कशिश को फोन करके बिजनेस से रिलेटेड अपडेट्स ली तो उसे पता चला कि आज रात एक बिजनेस पार्टी का इनविटेशन उसके लिए आया था। ये इनविटेशन राठौर फैमिली की तरफ से आया था। राठौर फैमिली द्वारिका जिले में स्थायिक हुई एक राजपूत फैमिली थी। उन्होंने शुरुआती दिनों में तलवार के दम पर यहाँ पर अपना राजपाट निर्माण किया, उसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में खुद के बिजनेस को शुरू करके एक आर्थिक पावर बन गई। ये फैमिली ज्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के व्यापार में हमेशा जुड़ी रहती थी। कुछ साल पहले इस फैमिली के नए हेड ने अपनी नई पीढ़ी में से 2 बच्चों को सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी भेजा था और अपना फार्मास्यूटिकल बिजनेस भी शुरू किया था। आज राठौर फैमिली दूसरे बिजनेसेस में नए मौके ढूंढ रही थी ताकि वह उसमें भी सीधे घुस सके। शौर्य ने फिर आर्या को फोन लगाया और उससे इधर उधर की बातें की और फिर फोन रख दिया। शौर्य अब अकेला ही घर पर बैठकर बोर हो रहा था तो वह घर से बाहर निकल गया तो उसे बाहर निकलते ही कुछ काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया। उन सभी के हाथ में रॉड्स, पाइप्स, हॉकी स्टिक थे। शौर्य ने इन्हें देखकर अपना माथा पीट लिया और बोला, साला गांव बस नहीं कि ये लोग यहाँ मरने आ गए। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इतना सोचकर शौर्य उन्हें बोला, भाई अब तुम लोग कौन हो जो इतनी जल्दबाजी में मुझे लेने आए हो? उनमें से एक आदमी ने अकड़ कर कहा, हमें वीरेंद्र चौहान ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। उनका बेटा अस्पताल में एडमिट है तो उन्होंने तुम्हें भी उसके बगल में उनके बेटे की तरह लिटाने कहा है। शौर्य मुस्कुराया और अपना एक कदम आगे बढ़ाया। वह एक कदम में उस आदमी के सामने था। शौर्य अपना हाथ उठाया और एक खानपत खींचकर उस आदमी को मार दिया। वह आदमी हवा में उड़ते हुए लगभग 5 मीटर जाकर पीछे गिर गया। इस आदमी को शौर्य का हाथ किसी हथौड़े की तरह लग गया था। उस आदमी के बाईं बगल के सारे दांत टूट गए थे और उसके कान से खून निकल रहा था। उसके पूरे सिर में झंझनाहट महसूस हो रही थी। उस आदमी ने जब उठने की कोशिश की तो वह अपनी जगह से उठ नहीं पाया। शौर्य फिर दूसरे लोगों को देखकर बोला, वो चौहान कौन से अस्पताल में है?
एक आदमी जो पहले तनकर खड़ा था सहमते हुए बोला, सर वो मेट्रो हॉस्पिटल में है। ओह ठीक है, तुम लोग इस गधे को भी वहीं लेकर जाओ, और रही बात चौहान की तो मैं खुद उसे मिलने वहां पर जा रहा हूं। मुझे कुछ पंगे अधूरे रखने की आदत नहीं है। अब क्या करेगा शौर्य आगे? क्या शौर्य अपना रवैया चेंज करेगा या फिर अस्पताल में और पेशेंट की संख्या बढ़ा देगा? चौहान फैमिली से दुश्मनी शौर्य को कहां तक ले जाएगी? क्या दुष्यंत और रागिनी अंत तक शौर्य का साथ देंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपने हर शब्द को महसूस किया होगा और उस एहसास को अपने दिल में उतारा होगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर किसी मोड़ पर आपकी आंखें भी नम हुई हो, तो हमें जरूर बताइएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, एक हौसला है। हमें आपकी जरूरत है ताकि हम ऐसे ही और कहानियां आपके लिए ला सकें जिनमें जिंदगी धड़कती हो। अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हर कहानी एक नया सफर है और हर सफर में आप हमारे हमसफर हैं। आपका अपना चैनल जहां हर लफ्ज एक जज्बा है। फोल्डेड हैंड्स धन्यवाद। जुड़े रहिए और सपनों में, कहानियों में हमारे साथ चलते रहिए।